नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और आज बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करेंगे, जो बना तो था, चौधरी बनने निकला था और दुनिया में पीस डील कराकर वाहवाही बटोरना चाहता था। जो अपनी फजीहत होती है, जो उसकी एक नेगेटिव इमेज है, एक टेररिस्ट नेशन के तौर पर जाना जाता है, वो कोशिश कर रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक मीडिएटर की भूमिका निभाकर फाइलें इधर से उधर पहुंचाकर शायद अपने लिए कुछ डॉलर बटोर ले, शायद अपने लिए कुछ कंसेशन बटोर ले, शायद दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने लिए थोड़ी सी छवि जिसे कहते हैं ना, वो पीस डील वाली बटोर ले। लेकिन भाई डील तो हुई नहीं और पाकिस्तान बुरी तरह से अपने घर में फंस गया। हुआ ये कि आप चौधरी बनने निकले हुए थे, आप दुनिया भर का जो आपस में इश्यूज है उनको सुलझाने के लिए निकले हुए थे। अपने मुल्क से आपने ध्यान कुछ ऐसा हटाया कि इस वक्त आप मल्टी फ्रंट पर घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कराची में क्या कुछ हुआ, टीटीपी ने घर में घुसकर हमला बोला और उसके बाद रिटेलिएशन में आपने जवाबी कार्रवाई की, अफगानिस्तान में स्ट्राइक करके। अफगानिस्तान क्या चुप बैठ जाएगा? अफगानिस्तान से आपने पिछली बार भी अदावत मोल ली थी। नतीजा क्या हुआ था कि आपके फौजी पोस्ट छोड़ छोड़कर भागे थे। किस तरह से आपकी थूथू हुई थी। अपने ही मुल्क में लोग सवाल उठा रहे थे कि अफगानिस्तान के ऊपर आप इस तरह की स्ट्राइक करके करना क्या चाह रहे हैं। तो अब एक बार फिर अफगान फ्रंट आपने खोल दिया है। इस सब के बीच में बलूचों का फ्रंट ऑलरेडी खुला हुआ है। बलूचों की अगर बात करें तो सीपैक में पूरा ग्वादर तक वो लगातार नाकेबंदी करे हुए हैं। वहां पर आपकी एंट्रेंस जो है टोटली ब्लॉक है। पीओके की बात कर लें तो पीओके में किस तरह से आवाम इस वक्त कह रहा है कि हमें आपसे आजादी चाहिए। और इस वक्त हालात ये हैं कि मुनीर साहब और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पीओके के अंदर कदम भी दाखिल कर सकें। तो पीओके में विद्रोह की आग भड़की हुई है। अफगानिस्तान से आपने फ्रंट खोल लिया है। साथ ही इमरान की पार्टी जो है लगातार इंटरनेशनल फोरम की आप पर फजीहत कराती है। वहां इंटरनेशनली नैरेटिव बिल्डिंग का काम जो है लगातार किया जा रहा है। तो अगर कुल मिलाकर देख लीजिए तो पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने घर पर ध्यान नहीं दिया। और अब एक और आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालत और कैसे, जिसे कहते हैं ना, गला सूख रहा है, नदियां सूख रही हैं। पानी की किल्लत कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में अब एक और फ्रंट खुल जाएगा। पहले सारा पानी आप लाहौर की तरफ भेज दिया करते थे, क्योंकि अगर आप पंजाब को खुश रखेंगे, पाकिस्तान पंजाब को, और वहीं सारा आपका खजाना है, वहीं आपकी फौज है, वहीं सारे अधिकारी हैं, तो आपकी कोशिश रहती थी उन्हें ही पानी दे दीजिए। पहले से इस बात को लेकर काफी टसल चलती रहती थी। और अब स्थिति ये हो गई है कि जिस तरह से भारत की तरफ से जो पूरा का पूरा सिंधु जल समझौता है वो अबेंस में है, तो उसके बाद आप जो हैं वो इस बार की गर्मी किस तरह से झेल पाएंगे। वहां पर एक जलयुद्ध जैसी स्थिति जो है वो अलग से हो जाएगी, भले ही आप भारत के प्रति हमले की धमकी दे दें। तो इस वक्त आप एकदम कोलैप्स स्टेट पर हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए वैभव सिंह, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ए के सिवात साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। निसार अहमद शिरजई हैं, अफगान एक्टिविस्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और साथ ही बांग्लादेश से पत्रकार हमारे साथ शोएब चौधरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरजू, जिसे कहते हैं ना, कहावत है हमारे यहाँ, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो भाई अपना घर संभल नहीं रहा था, आपको चौधरी बनने का कुछ ऐसा ख्वाब संजोया था आपने कि फील्ड मार्शल साहब और आपके शहबाज शरीफ साहब दोनों जो हैं वो डील कराने में इतने व्यस्त थे कि मल्टी फ्रंट घर में खुल गए हैं। बलूच अलग परेशान कर रहे हैं, पीओके में क्या आज़ादी की मांग उठ रही है, वहां अलग विद्रोह के स्वर बुलंद हैं। टीटीपी ने किस तरह से कराची में घुसकर आपको अटैक कर दिया है। और सिंध प्रांत, केपी प्रोविंस, इमरान अलग नैरेटिव उनके सपोर्टर्स बना रहे हैं। कोलैप्स हो रहा है एक तरह से इंटरनल पाकिस्तान का। देखिए, ये मल्टी फ्रंट जो है ये कोई आज के नहीं खुले हैं या कोई इस वक्त अभी फौरन ही से कुछ नहीं हो गया है। ये बहुत अरसे से ये सब कुछ हो रहा है। चाहे ये बलूचिस्तान हो, चाहे ये कश्मीर या आज़ाद कश्मीर या पीओके जो भी आप लोग कहते हैं वो हो, या केपी के अफगानिस्तान के साथ जो हमारी एक टेंशन चल रही है, ये कोई आज की नहीं है, ये तो काफी सालों से है। इस वक्त जरा बढ़ गई है ये कहा जा सकता है। बाकी पाकिस्तान तो जैसे पीस डील का हिस्सा बना, अब जाहिर है कि अमेरिका के कहने से या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने से ही बना है। इसके अलावा तो कोई और रीजन दिखाई नहीं देता। लेकिन इस वक्त ये जरूर है कि यहाँ पे जो हालात हैं, ये जो सिचुएशन है वो काफी टेंस है, क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर और कहा यही जा रहा है कि जी भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के जरिए लड़ रहा है। अब ये बात कहाँ तक आम पब्लिक जो है इसको मानती है, ये खैर एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि लोग इस बात को मान नहीं रहे। लेकिन ये जरूर है कि अफगानिस्तान के साथ टेंशन जो है वो उस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों तरफ बॉर्डर्स जो हैं वो बंद हैं, चाहे अफगानिस्तान का हो चाहे भारत का हो, और इस तरह से ना ट्रेड हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो इससे पाकिस्तान की आम पब्लिक जो है वो तो मुश्किल में आएगी। लेकिन जो लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो,
वो कहाँ तक इसमें से निकल पाएंगे ये तो खैर कुछ दिनों में पता लग ही जाएगा, लेकिन इनको इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर वाटर शॉर्टेज होती है तो भी इनके घरों में तो पानी आएगा ही, और बाकी सारी चीजें भी इनको जो आम पब्लिक है उसी को भुगतना होगा, तो उसके इनको इतनी परवाह नहीं मुझे लगता। नहीं, परवाह तो बिल्कुल भी नहीं है आरजू, लेकिन हर चीज के लिए हिंदुस्तान को ब्लेम कर देना ये पुरानी आदत है, लेकिन अब इस आदत से बाज आना चाहिए। अब जरा सोचिए कि भाई जब 4 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया कि कुव्वत क्या है, कहाँ खड़ा है ये मुल्क, और पूरी दुनिया में, भाई आंकड़े पूरी दुनिया में बोलते हैं ना, चाहे वो डिफेंस के आंकड़े हो या फिर पैसों के आंकड़े हो, रसूख के आंकड़े हो, सब कुछ पूरी दुनिया बोलते हैं। तो पाकिस्तान को 4 दिन में समझ में आ गया, तो उसके बावजूद भी हमें प्रॉक्सी वॉर लड़ने की जरूरत क्या है? सीधे वॉर में जब हम लोग घुटने पे ला सकते हैं 4 दिन में, तो प्रॉक्सी की तो जरूरत ही नहीं है। आपसे अफगान नहीं संभल रहे, आपसे बलूच नहीं संभल रहे, पीओके पर हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर है कि अब बात उस पर होगी और वो लेकर रहेंगे। तो पहले आप अपना घर तो संभालिए, उस पर तो बातचीत करिए। आप दुनिया की बातचीत कराना चाहते हैं, लेकिन ना आप अफगान से बात करते हैं, ना आप बलूचों से बात करते हैं, ना आप केपी प्रोविंस में बात करते हैं, ना आप इमरान से बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, यहाँ पर इन तमाम लोगों से बात करनी होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये भारत का नाम नहीं लेंगे तो पब्लिक में कोई खास जोश नहीं आता, इसलिए कि लोग कहते हैं कि जी अफगानिस्तान से आप लड़ रहे हो तो इस्लामिक नेशन है, उसके साथ क्या लड़ाई करना। इसी तरह से बाकी तमाम बातों में भी यही चीज़ आ जाती है, तो हर जगह पर एक भारत का तड़का लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी एक जो आम पब्लिक है शायद उसको ये थोड़ा सा ये समझा पाए कि हम किस मुश्किल में हैं, या भारत ये सब कुछ कर रहा है, वरना हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी पॉलिसीज बिल्कुल परफेक्ट जा रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब लोग जो हैं वो इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहे हैं, और जो नई जनरेशन आई है मेरे ख्याल है वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो इन तमाम चीज़ों को समझती है, तो उस तरह से बातें नहीं हो पा रही हैं जैसा कि इस वक्त गवर्नमेंट या गवर्नमेंट चलाने वाले करना चाह रहे हैं। जी। वैभव, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा, उसने सोचा था भाई थोड़ी सी जो इमेज है ना, टेरर इंडेक्स में आप सबसे ऊपर रहते हैं, भूख के इंडेक्स में आप सबसे ऊपर रहते हैं, बदहाली की जो हालात है आपकी, तो उसके बाद आपने सोचा था कि भाई थोड़ी जो इंटरनेशनल इमेज है उसको थोड़ा पॉलिश कर लेंगे, थोड़ी अमेरिका मदद कर देगा। डील तो हुई नहीं आ रहा है। मेरे पास। जी आरजू, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। जी जी, हाँ वैभव। जी पिनास, देखिए पाकिस्तान जो भी भुगत रहा है वो अपना ही बनाया हुआ भुगत रहा है। अगर आज लोग तालिबान को दोष देते हैं कि जी अफगान तालिबान इन सब के पीछे है और अफगान तालिबान जो है हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं करा रहा है या टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये अफगान तालिबान जो है ये इनको बनाया किसने था? ये कहाँ बने थे? जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या रोल था उसमें? पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का क्या रोल था इनको बनाने में, इनको पालने में, इनको पोसने में? फिर जब अफगान जिहाद जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जब वो खत्म हुआ, तो उसके बाद इतनी अफगान तालिबान को की सरकार को दुनिया में ईरान, एक पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का, एक इस्लामी मुल्क, उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने उस कंट्री को, अफगान रजीम को रिकॉग्नाइज किया। इतने करीबी ताल्लुकात थे। फिर जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई 9/11 के बाद, तो उन्हीं अफगान तालिबान को क्वेटा शूरा और पेशावर शूरा बना करके अपने यहाँ पे किसने दिया? उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी किसने प्रोवाइड की? बार बार अमेरिका के साथ डबल गेम करके और इनको प्रोटेक्ट करना, इनको प्रोटेक्ट करके रखना, इनकी फैमिलीज, आप आज जिस कराची में ये हमला हुआ है, आरजू जानती होंगी, उसी कराची में अफगान तालिबान जो आज बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो आज अफगान तालिबान बैठे हुए हैं, इनमें से आधे मिनिस्टर्स हैं जिनके भाई भतीजे वहां पे बिजनेसेस कर रहे हैं कराची में। तो ये बिजनेसेस किसने खोल के दिए? उन्हीं अफगान तालिबान के जो लोग थे जिन्होंने इस्लामाबाद में कोठियां बनाई, इस्लामाबाद के उन पॉश इलाकों में कोठियां बनाई जिसमें कि एक अच्छा खासा पैसा कमाने वाला इंसान भी जो है वो एक घर नहीं बना सकता या बनाने की सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान में। तो वो किसने बना के दिए? वो जमीनें किसने लेकर के दी उनको? तो ये सारी की सारी क्रिएशन। और आप मुझे बताइए कि जब अमेरिका गया तो आईएसआई चीफ फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके जो है होटल में चाय की चुस्कियां लेते हुए फोटो खिंचवाई और फोटो को डेलिबरेटली खुद लीक कराया सोशल मीडिया पे, और उसका प्रोपेगेंडा चलाया गया पूरे सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की तरफ से कि एक पाकिस्तान, इंडिया की रिजीम जो थी, इंडिया सपोर्टेड रिजीम जो थी वो हट गई है और पाकिस्तान की सपोर्टेड रिजीम आई है। जो हमीद गुल, जो पहले आईएसआई चीफ हुआ करते थे, जनरल हमीद गुल, उनका स्टेटमेंट जो है वो चलाया गया। उस स्टेटमेंट में ये चीज कही गई कि इतिहास याद रख, जब इतिहास लिखा जाएगा तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि एक बार पाकिस्तान ने
अमेरिका से पैसा लेके एक सुपर पावर सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। और इतिहास में एक दिन यह भी लिखा जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका जैसे सुपर पावर से पैसा लेकर के अमेरिका को ही अफगानिस्तान में शिकस्त दी। तो यानी पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जिसने दोनों सुपर पावर को शिकस्त दी होगी। ये उन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्ड, फॉर्मर आईएसआई चीफ ने। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। तो ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स बनाए हुए इनके हैं, ये इन्हीं के क्रिएट किए हुए हैं, इन्हीं के पाले पोसे हुए हैं। और आपको मार रहे हैं तो आप भारत का नाम क्यों लेते हैं? आपको हमसे क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा, गाजा वाले फिलिस्तीन वाले आपके मुसलमान भाई हैं, फेलो मुस्लिम हैं। हमास वाले आपके फेलो मुस्लिम हैं। IRGC वाले आपके फेलो मुस्लिम हैं। ठीक है। और ये अफगानिस्तान वाले मुसलमान जो है वो आपके फेलो मुस्लिम नहीं है, जबकि वो आपके ज्यादा क्लोज हैं। हाँ। वो आपके फिरके, आपके रीजनल फिरके देवबंदी मुसलमान हैं। वो आपके इसी रीजन का आपका खाना खाते हैं, आपके गाने सुनते हैं, आपकी फिल्में सुनते हैं, आपके कपड़े पहनते हैं। दे आर मच मोर क्लोजर टू यू। लेकिन आप उनको नहीं ओन करते। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए, अब उन्होंने ये कह दिया अफगान तालिबान ने कि हम लश्कर तैयबा को, जैश ए मोहम्मद को, हम टेररिस्ट कैंप जो पहले एक जमाने में हुआ करता था, जब आप जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ था, जनरल साहब बैठे हैं, जानते होंगे या आपको बताएंगे भी किस तरीके से जो है कि सदर्न अफगानिस्तान में जो है वो टेरर कैंप्स बनाए गए लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के, और वहां पे उनको ट्रेनिंग दी गई। और अफगानिस्तान से अफगान जिहादी जो है रिक्रूट कर करके इनके साथ भेजे गए वहां से, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर में जो है जिहाद करने के लिए। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ताल्लुक खत्म करो। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के साथ क्या, पाकिस्तान की उम्र कितनी है? ये अफगान मिनिस्टर ने ये बात बोली उनको कि पाकिस्तान की तो खुद की उम्र 75 साल की है, हमारा ताल्लुक तो हिंदुस्तान के साथ 5000 साल पुराना है, तो हम उनके साथ ताल्लुक क्यों खत्म कर देंगे आपके कहने पे? तो ये बहुत सारी तकलीफें इनको हुई हैं, जिसके लिए अफगान तालिबान जो है इनके लिए साथ तैयार नहीं हुआ। और ये खुद इन्होंने, अफगान तालिबान गवर्नमेंट आ रही थी और साथ में पैरेलल इन्होंने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, जो कि आईसिस का साउथ एशिया विंग था, ये वो खड़ा कर रहे थे। एक ISI के कर्नल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो ISKP को रिस्टैब्लिश करे और अफगान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। कल को अगर अफगान तालिबान हमारी बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी उसको यूज किया जाए। तो ये खुद सब का किया हुआ है। इसमें हमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है, खुद बनाया है, वो इनको खा रहा है। ये उनके ऊपर अभी स्ट्राइक की है इन्होंने, अभी इनको जवाब भी मिलेगा। ठीक है आरजू, जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना। मतलब अमेरिका की डर्टी जॉब करते करते जब अमेरिका कहता है कि भाई अब अफगानिस्तान से दोस्ती कर लो, अब अफगानिस्तान से दुश्मनी कर लो, अब अफगानिस्तान का फ्रंट खोल लो, बेसिकली कर तो यही रहे ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ डिजायर्स हैं, उन्हें एयरबेस चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये कर ये रहे हैं कि जब भारत के साथ किसी कंट्री की अगर बात हो जाती है या रिलेशंस बेहतर हो जाते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं। चाहे वो बांग्लादेश हो, आप देख लीजिए, जब तक शेख हसीना थी तो हमारे बांग्लादेश से बातचीत नहीं होती थी, हम उनसे नाराज रहते थे, हमारी ना डायरेक्ट फ्लाइट थी ना कुछ था। जिस दिन वो चली गई उसी दिन वो अचानक से बांग्लादेश वाले हमारे भाई बन गए और हमें लगा कि ये तो दोबारा यहाँ आना चाह रहे हैं। हालांकि यहाँ से तो वो पीछा छुड़ा के गए थे, वो दोबारा यहाँ क्यों आएंगे? लेकिन उसी के साथ अफगानिस्तान के साथ भी यही है कि अफगानिस्तान जब तक भारत से बात नहीं हो रही थी तब तक हमारे साथ रिलेशंस थे। और बिल्कुल वैभव ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो जा जाकर चाय और कॉफी पी रहे थे और कहा जा रहा था कि ये तो हमें कश्मीर लेकर देंगे। इमरान खान के जमाने में ये भी बात हुई थी कि क्या इमरान खान की पार्टी की कोई थी, वो कह रही थी टीवी पे बैठ के कि जी अब तो अफगानिस्तान वाले हमें भारत से कश्मीर लेके देंगे। लेकिन जब रिलेशंस उनके भारत के साथ हो गए तो यहाँ हम लोग नाराज हो गए और हमें जाहिर है बुरा लगा कि वहां कैसे चले गए, इसलिए कि हम तो इनको अपना बता रहे थे। तो ये पॉलिसीज जो है मुझे लगता है थोड़ी सी पाकिस्तान के स्टेट को देखनी पड़ेंगी, वरना यही सिलसिला चलता रहेगा। आरजू, समझ में नहीं आता कि आपकी जो पूरी पॉलिसीज हैं वो हिंदुस्तान से ऑब्सेशन से ड्रिवन होती हैं या अमेरिका के पैसे से ड्रिवन होती हैं? कई बार हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कई बार तो लगता है अमेरिका ही रूल कर रहा है, और कई बार लगता है कि हमसे इतना ज्यादा ऑब्सेशन है कि जैसे से हम करेंगे उस हिसाब से आप लोग रिएक्ट करेंगे। नहीं, देखें, पाकिस्तान जो है वो जिस नाम पे बना था, टू नेशन थ्योरी जो हमने कही थी, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो वो तो उधर ही फेल हो जाएगी। वैसे हो तो गई थी मेरे ख्याल है 71 में ही, लेकिन हम मान नहीं रहे। लेकिन ये कि फिर भी हमें बार बार भारत का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे लोगों को इसके अलावा जोश नहीं आता ना। अगर हम अफगानिस्तान का नाम लेंगे या बांग्लादेश का या ईरान का, तो इनके अंदर वो जोश नहीं आता लड़ने वाला, या वो नफरत नहीं आती। जैसे ही भारत का नाम लेते हैं तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो यकीनन रिएक्ट करते होंगे। बिल्कुल। निसार अहमद सरजई साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निसार साहब, जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को छेड़ा है और अफगान का जो इतिहास रहा है इसका बदला तो वो लेगा, और ऐसा बदला लेगा
कि शहबाज शरीफ साहब और मुनीर साहब को समझ में आएगा? पिछली बार हमने देखा था कैसे पोस्ट छोड़ छोड़ के फौजें भाग रही थी पाकिस्तान की। सलाम नमस्कार सब मेहमानों के लिए। देखिए, आप अपनी बातों में बोला कि घर चलाने, पाकिस्तानियों के घर चलाने, घर को नहीं संभालता है, दूसरे मुल्क में या ईरान के मसले में दखल अंदाजी किया। ये सब जो खेल आयशा या आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर कर रहे हैं, ये सोचे कि एक घर चलाने के लिए है, इसलिए कि इन लोगों के घर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे इख्तलाफात। अगर ये लोग अफगानिस्तान के साथ या ईरान के मसले में या इंडिया के साथ लड़ाई ना हो, वो लोग जो अंदर इसके घर के अंदर इख्तलाफात है, वो लोग फिर आराम नहीं होता है। ये घर चलाने या ये लड़ाई जो अफगानिस्तान के साथ अभी शुरू किया है, ये खेल ईरान के साथ शुरू किया है, ये दिखावा है। ये वो आम पाकिस्तानियों को ये आसिम मुनीर धोखा दे रहा है कि हम एक दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई में बिजी है। अगर लड़ाई में बिजी है, अंदर जाहिर है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसके अपनी लोगों के भावनाओं के साथ ये लोग खेल रहा है। ये सब आसिम मुनीर दो बातें, एक अपनी अंदरून मुल्क जो इन लोगों के साथ इख्तलाफात है, सियासी पार्टी या इमरान खान के साथ, इसको छुपाता है एक कि हम अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ हमारा लड़ाई है। दूसरी, ट्रंप को खुश कराने के लिए ट्रंप से पैसा लिया, ट्रंप इन लोगों को मौका दिया कि ईरान के मसले में बातचीत करो, इंटरनेशनल हिसाब से इनको कुछ हैसियत मिला के पाकिस्तान इतना हैसियत है दिया अमेरिका पाकिस्तान को कि ईरान के मसले में ये लोग बातचीत को। ये सब दो बातें, घर चलाना और ट्रंप का खुश कराना। जो पैसा आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ लिया, ये आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, उनके आईएसआई चीफ, ये लोग आम पाकिस्तानियों को नहीं सोचते हैं। और दूसरी बात, ये अभी आप आया अफगानिस्तान के अंदर टूरिज्म के पीछे, ठीक है, फौजा साहब कुछ दिन पहले बोला कि नामनी का सेंटर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। बलूचिस्तान में क्या है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या है? बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दो बड़े कैंप है आईएसआईएस का, जो आसिम मुनीर के जरिए बन गया है। ये लोग चाहता है कि उसी आईएसआईएस अभी इस बहाने के पीछे भेजे अफगानिस्तान, इसलिए ये लोग अभी जो रिफ्यूजी इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तानियों का रिफ्यूजी, अफगान रिफ्यूजी, उसको भी इस्तेमाल करें। जो जहादी बच्चे हैं, जो अहमद शाह मसूद का बेटा है या दूसरे जहादी लीडर का, वो तो अभी नहीं रहा, इनके बच्चे अपने पास लिया है, इन लोगों को फिर इस्तेमाल करें। वो जहाद प्रोग्राम जो 50 साल शुरू किया था, अभी आसिम मुनीर एक बार फिर वही जहाद का प्रोग्राम उन जहादी बच्चों के जरिए अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे। ये बड़ा हिमाकत कर पाएगा पाकिस्तान? आसिम मुनीर ये खतरा मोल लेंगे जिस अफगानिस्तान को अमेरिका नहीं हरा पाया 20 सालों में? भाई देखिए, छोटा मोटा पंगा लेना समझ में आता है, लेकिन ऐसी हिमाकत जो सरजई साहब कह रहे हैं, आरजू इतनी हिम्मत है, इतनी कुव्वत है? नहीं, मेरा ख्याल है हिम्मत कुव्वत से ज्यादा यहाँ पर इनकी पॉलिसीज हैं, या अगर इनको किसी ने कह दिया कि आप ये कर सकते हैं, तो या जैसे होते हैं इनके एडवाइजर्स होते हैं जो इन्हें अक्सर गलत एडवाइस ही देते हैं, अगर उस तरफ ले गए तो ये करने को कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कि यहाँ तो इनकी फैमिलीज नहीं रहती ना बिनाज, आपको पता है कि यहाँ तो आम पाकिस्तानी ही रहते हैं, अगर मारे भी जाएंगे तो हमारे जैसे आम पाकिस्तानी मारे जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये लोग ना अपनी पॉलिसीज देखते हैं और ना सोचते हैं कोई स्टेटमेंट देते हुए या कोई अटैक करते हुए। आरजू, कोई मुल्क से प्यार तो होता होगा, थोड़ा बहुत ही सही, ठीक है, आप अपना भ्रष्टाचार कीजिए, अपनी फैमिली को सेटल कीजिए, पैसा कमाइए, लेकिन थोड़ी तो लॉयल्टी रखिए। देखिए, आदिशर कावस जी एक जर्नलिस्ट थे कराची में, आई एम श्योर वैभव ने उन्हें पढ़ा होगा, और वो कहा करते थे कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट की बात वो करते थे, पाकिस्तान में चोर जाता है डाकू आता है। तो अगर आदिशर कावस जी ये कहा करते थे और इसको आज तक हम लोग कोट करते हैं, तो डेफिनेटली इनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस वक्त पता नहीं चोर हैं या डाकू हैं या दोनों ही हैं, लेकिन चल ऐसे ही रहा है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल सिवाज साहब भी जुड़े हैं। मेजर जनरल सिवाज साहब, पाकिस्तान ने बहुत, जिसे कहते हैं ना, दुनिया भर में पूरा माहौल बनाने की सूट बूट पहन के मुनीर साहब गए थे, ठीक है। पहले हमने देखा स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ, चेहरे उतर गए, रंग फक पड़ गया, हालात ख़राब हो गए। बड़ी उम्मीद थी इन्हें कि भाई कुछ डॉलर मिल जाएंगे, कुछ ईरान की जो पाइपलाइन का मसला है
उसका कामकाज थोड़ा पूरा करने के लिए कुछ थोड़ा मदद मिल जाएगी, थोड़ा तेल वेल आ जाएगा। सारे अरमानों पर पानी फिर गया मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पिराज, इसमें कोई शक नहीं। जो सिचुएशन आज की तारीख में पाकिस्तान में है, तो मुझे लगता है ऐसा सोच तो उन्होंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। चारों तरफ से गिर गए। और जो आप बता रहे हैं कि सोचा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई पीस टॉक करा दे, एमओयू करा दिया तो दोनों तरफ से फायदा हो जाएगा, ईरान की तरफ से कुछ फायर मिल जाएगा और अमेरिका की तरफ से कोई डॉलर मिल जाएंगे, मगर वो कुछ नहीं हुआ। और सच्चाई है कि आप अंदरूनी हालात देखें, कहीं आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी बहुत स्ट्रांग हो रखा है, बीएलए जो है वो इतना स्ट्रांग है बलूचिस्तान में कि आप ऐसा लगता है कि उनको तो फ्रीडम मिलने वाला है, वो तो बिल्कुल ही उस पगार पे हैं। इसके साथ साथ आप पीओके में देखें क्या हो रहा है। आप एक महीने से इतनी बुरी हालात है वहां पर, लोग मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, ददनियाल, बाग और आपका पाकिस्तान वाला पुंछ, रावलकोट, वहां लोग लाखों की तादाद में खड़े। अभी वहां ओपोजिशन पार्टी जाना चाहती है, इमरान खान का जो वकील जाना चाहते वो जाने नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने ही जाल के अंदर शिकार हो गया है। और इसकी वजह यह है, एक तो ये आतंकवाद तो इन्होंने खुद खोला था। अब ये कह रहे हैं कि जो टीटीपी, जिसने स्प्लिंटर ग्रुप ने हमला किया कराची के अंदर, जमातुल अरहार, वो एक स्प्लिंटर ग्रुप है। वो आया कहां से? आसमान से तो गिरा नहीं, वो तो पाकिस्तान के मदरसा में पैदा हुआ। वो सभी बोलते हैं कि जब वो हिलेरी क्लिंटन आई थी 2011-13 में, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान में कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन ये सांप आपको भी डसेंगे। तो यही हो रहा है आज। जो आतंकवाद फैला है पाकिस्तान में, वो ब्लेम करते हैं ये कि अफगानिस्तान बेसिस दे रहा है। कोई बेसिस नहीं दे रहा अफगानिस्तान, ये सब खैबर पख्तूनख्वा में इनकी बेसिस है। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवाद को पालता है, पोसता है। आज वही आतंकवाद इनको काट रहा है। तो तभी मैं बोलता हूं कि जिस हालात में पाकिस्तान की आज इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आतंकवाद का बढ़ना, ऐसा लगता है पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा सकता है। बिल्कुल आरजू से इस पे रिएक्शन मिलूंगी, लेकिन शोएब साहब भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से वरिष्ठ पत्रकार शोएब चौधरी साहब। 71 में हमने देखा था किस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ था। आपको लगता है कि अब हालात उस तरह के बन चुके हैं, जब बलूच जो हैं, जो अपनी इतनी लंबी मांग है, अब उन्होंने इस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है? क्योंकि अगर आप उस पूरे रीजन की बात करें, सीपैक का पूरा ग्वादर, वहां पर ऐसे नाके लगा दिए हैं कि पाकिस्तान की फौज वहां दाखिल नहीं हो सकती। आए दिन जिस तरह के एग्रेसिव हमले वो उन पर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो डोमिनेंस कर रहे हैं उस जमीन पर, ना कि पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाज जी। देखिए, पहले एक बात है कि 1947 के बाद अभी इस साउथ एशिया में जितने मुल्क है, बांग्लादेश के साथ सिवाय पाकिस्तान, सब देश में डेमोक्रेसी है। सिर्फ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है नहीं। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो कौम है, हमारे बहन और जो आकाशमी जी के साथ सबको मिला के पाकिस्तान की पूरी कौम अभी ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री करप्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में गुलाम बन के रहे हैं। अभी उनके आजादी के वक्त आ गए। आप बीएलए की बात कर रहे, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की भी आजादी के वक्त आ गई कि पाकिस्तान की कौम को आजाद होना चाहिए। ये पाकिस्तानी, ये आईएसआई, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी बात जो है, ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान? इनके ख्वाब बर्बाद हो गई कि ईरान की ये जो मीडिएशन अगर सक्सेसफुल होते तो $300 बिलियन का जो रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट थे, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली कंपनीज को और पाकिस्तानी जनरल्स की कंपनीज को मिलता और उनको वहां से बहुत कमीशन मिलता, पाइपलाइन से ऑयल भी मिलते। ये बहुत $बिलियन की कैलकुलेशन करके बैठे रहे, ख्वाब देख रहे थे। अभी टूट गई ख्वाब। दूसरी बात जो है, अभी इनके दिल में एक डर भी है कि ईरान समझ जाएगा कि पाकिस्तान ने इनके साथ बेईमानी किया है। जैसे कि अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान पैसा लिया था अफगानिस्तान के लिए और लेके अफगानिस्तान के साथ ही बेईमान किया था, इसी के तरह अभी पाकिस्तान ने ईरान के साथ बर्बाद बेईमानी की। ईरान विल बॉम्ब पाकिस्तान एनी टाइम, यू विल सी दैट। अभी पाकिस्तान ये जो आक्रमण किया 1 सेकंड अफगानिस्तान में, ये इनके दिल टूटने के कारण है, वो कुछ भी नहीं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि पाकिस्तान के कौम को आजादी मिले, सिर्फ बलूचिस्तान को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा को नहीं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री जो मुस्लिम किलर है, चैंपियन मुस्लिम किलर, इनसे आजाद मिले।
ठीक है आरजू, आपने सुना शोएब चौधरी साहब को, वो क्या कह रहे हैं? आपने बिल्कुल सुना कि भाई ईरान के साथ भी आपने टू टाइमिंग कर दी है, डबल गेम कर दिया है, और अगली मिसाइल पाकिस्तान की तरफ भी दाग सकता है वो। नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी ईरान के साथ इतना लंबा झगड़ा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और अभी शायद फौरन ही करेंगे भी नहीं। ईरान को तो अभी फिलहाल हमने बात करके रखा है, और जो अमेरिका जैसे जैसे कह रहा है उस तरह से पाकिस्तान चल रहा है, जो पीस टॉक है उसको लेकर, जिसका कि कोई रिजल्ट तो निकला नहीं है, लेकिन अभी फौरी तौर पे ईरान के साथ कोई क्लैशेस जो है वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और इंटरनल जो गृह युद्ध के हालात की बात हो रही है, जिस तरह से बलूच जो हैं लगातार अग्रेसिव हो रहे हैं, आरजू आपने कितनी बार हमसे बातचीत में कहा कि पीओके में ये दाखिल नहीं हो सकते हैं, जिस तरह के वहां के हालात हैं। आवाम की जो तस्वीरें आती हैं वहां पर एक तरह से जिसे कहते हैं कि गृह युद्ध हो चुका है, आवाम सड़कों पर आ चुका है, ठीक है। उसे किसी भी तरह से ना फौज गवारा है ना पाकिस्तान के हुक्मरान गवारा है। बलूचिस्तान ने ऐसी नाकेबंदी कर रखी है पूरे सी पैक में और वो ग्वादर तक कि आप वहां पर दाखिल नहीं हो सकते हैं। ऑयल टैंकर्स को, आर्मी के जो पाकिस्तानी आर्मी का जो पूरा का पूरा कॉन्वॉय होता है उसको टारगेट कर रहे हैं और बहुत ही डोमिनेंट स्थिति में है। वो कह रहे हैं कि हम तो बस अब आजादी किसी भी वक्त हम अलग हो सकते हैं। देखिए, इस तरह की डिमांड्स जो हैं वो तो चलती रहती हैं यहाँ पर, और बहुत अरसे से चल रही हैं। और जहाँ तक कश्मीर की बात है तो हाँ, वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। अभी तक तो हमने ये तक सुना है कि मेडिसिन और खाने पीने का सामान भी वहाँ नहीं जाने दे रहे। वहाँ पर बच्चे और लेडीज भी प्रोटेस्ट में बाहर आ गए, लेकिन इस बार असल में वो अपनी बात मनवा कर ही जाएंगे, क्योंकि हर बार ये डिमांड्स को कह दिया जाता था कि गवर्नमेंट ने कि जी हाँ हम पूरी करेंगे, और जब लोग घरों को चले जाते थे तो वो डिमांड जो है उनकी वहीं रह जाती थी। इस बार कश्मीर या पीओके के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि जी जब तक हमारी डिमांड जो है उसको कंप्लीट नहीं किया जाएगा हम वापस नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा टफ जो है टाइम देखना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, और मीडिया को नहीं जाने दे रहे। मेरे एक दो दोस्त जो कि मीडिया से हैं उन्होंने जाने की कोशिश की थी वहां से रिपोर्टिंग के लिए, तो उनको रोक दिया गया। तो रिपोर्ट्स बस वही आ रही हैं जो वहां के लोग अगर किसी तरीके से हमें भेज देते हैं। लेकिन आरजू मतलब इस तरह के हालात कोलैप्स किस तरह से, आप देखिए बलूच का फ्रंट आपसे नहीं संभल रहा, केपी प्रोविंस आपसे नहीं संभल रहा, आप हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं, सिंधु जल संधि जो है वो अबैंस में है, और इस बार गर्मी में किस तरह से वहां पर फ्लो कम हो गया है, पानी के लिए तरसेंगे, पूरा का पूरा रीजन जो है वो परेशान होगा। तो उसमें ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भाई हम हमला कर देंगे। मतलब करना क्या चाह रहे हैं आप लोग, करना क्या चाह रहा है वहां के हुक्मरान, वहां की मिलिट्री? मतलब समझ नहीं आ रहा। भाई बलूच संभाल लो, केपी प्रोविंस संभाल लो। हिंदुस्तान ने तो ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पे रखा हुआ है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि हम तो हमला करेंगे। हिंदुस्तान ने बता रखा है कि करेंगे क्या इस बार अगर आप कुछ भी करेंगे तो। उसके बाद आप देख लीजिए अफगान का फ्रंट आपने खोल लिया है, और ईरान के मन में संशय ऑलरेडी आया हुआ है कि आप कितने पक्के दोस्त हैं। देखिए, इनको इसी तरह का थोड़ा हंगामा, थोड़ा हल्ला गुल्ला चाहिए, ताकि कुछ होता रहे। कभी अफगानिस्तान साइड से, कभी भारत धमकियां देता रहे, या भारत की तरफ से पानी की बात होती रहे। उससे होगा ये कि पब्लिक को ये यही कहते रहेंगे कि जी देखिए भारत हमारा पानी बंद कर रहा है, अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, और आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे खाने को नहीं है, या जॉब्स नहीं है, या हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, या जो हाई लेवल पे जो करप्शन होती है उसके ऊपर अगर कोई बात करना चाहेगा तो उनको चुप करा दिया जाएगा कि देखिए यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम पड़ी हुई है और आप लोग जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं। तो इनको शायद ये माहौल और ये हालत जो है वो सूट करती है। ठीक है, मतलब आप देशभक्ति की अफीम चटा दीजिए और उसके बाद फिर आप कहिए कि सब कुछ भूल जाइए, सब चंगा सी। आप ये याद रख लीजिए कि भाई देखिए इतने सारे फ्रंट से हम हमारे देश पर खतरा है और अब आप कुछ मत मांगिए। वैभव, जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान के पिछले कई दशकों को उठाकर देखें, वहां पे मिलिट्री डोमिनेंस था, सबको पता है। किस तरह से आतंकवाद को पाला पोसा जाता था, सबको पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में कुछ नया आ रहा हो। लेकिन इस तरह का कोलैप्स, आप कह रहे हैं कि भाई अब चीजें पीक पर आ गई हैं, सैचुरेशन आ गया है, या फिर कहीं ना कहीं आसिम मुनीर जो है वो फेल हुआ है पूरी तरह से। फेल्ड स्टेट पाकिस्तान पहले भी था, लेकिन जिस तरह की स्थितियां अब हम देख रहे हैं, भाई कोई तो फ्रंट ठीक रखो। देखिए, आपने ईरान से मिसाइल की बात की, तो ईरान से तो मिसाइल गिर चुकी है ना, अभी 2 साल ही तो हुए हैं, कौन सी इतनी पुरानी बात है। 2 साल पहले ही जब इन्होंने जुंदुल्ला से ईरान के अंदर जुंदुल्ला को यूज करके जब इन्होंने वहां पे सुसाइड बॉम्बिंग करवाई थी और आईएसआई वालों ने, और वहां पे कुछ 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, तो उसके बाद वहां से उन्होंने मिसाइल से इनके ऊपर यही बैलिस्टिक मिसाइल जो आजकल मिडिल ईस्ट में गिर रही हैं, उनमें से 2-4 इनके यहाँ भी आगे गिरी थी वहां पे पाकिस्तान के अंदर।
और फिर पाकिस्तान ने भी इधर से भी मिसाइल दागी और फिर जो है सुलह सपाटा जो है बीच में आकर के जो है लोगों ने कराया और फिर ये रिश्ते जो है नॉर्मलाइज हुए। तो ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ ये भी मिसाइल आई नहीं है, वो आ चुकी है, भविष्य में भी आ सकती है। और जिस तरह के ये डबल डीलिंग लोग हैं, कल को इजराइल और अमेरिका को आवश्यकता पड़ेगी कि भाई अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज कराने के लिए, वहां पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए, इंटरनल स्ट्राइफ क्रिएट करने के लिए अगर इनको जुमदुल्ला का इस्तेमाल करना होगा या इनकी जो प्रॉक्सीज इन्होंने ईरान स्पेसिफिक प्रॉक्सीज पाल रखी हैं तो वो उसको करेंगे और ईरानियंस जाहिर सी बात है उसका जवाब देंगे। तो आपने पिछले सेगमेंट का मैं जवाब दे रहा था, ये जो आपने वो सवाल उठाया था। और दूसरा जो अभी आपने कहा है कि देखिए क्या आसिम मुनीर फेल हो चुका है, देखिए वो फेल हो गया है, वो पास हो गया है, मुझे उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो फेल भी हो जाएगा तो पाकिस्तानियों के लिए फेल हो रहा है, और वो पास भी हो जाएगा तो उससे पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों को कोई भला नहीं होना है। वो जाती तौर पे जैसे मुशर्रफ था, मुशर्रफ जाती तौर पे पास हो गया था, उसने पावर भी कंसोलिडेट कर ली थी, वो डिक्टेटर भी बन गया था, प्रेसिडेंट भी बन गया था, सब कुछ बन गया था वो। तो उससे पाकिस्तान का क्या भला हुआ? पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है $200 बिलियन का नुकसान हुआ और 1 लाख बंदे मरवा लिए अपने मुशर्रफ के चक्कर में पाकिस्तानियों ने। तो आसिम मुनीर के फेल होने पास होने से हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए वो दोनों ही परिस्थितियों में हमारे लिए ठीक है। हमें जो चिंता करने की बात है वो ये है कि अगर इस तरीके का मेंटली अनस्टेबल आदमी और इतना नार्सिसिस्ट आदमी, इतना ज्यादा सेल्फ सेंट्रिस्ट और ईगोइस्ट किस्म का आदमी जो कि पॉलिटिकल प्लेयर से बात ही नहीं करना चाहता किसी अपने मुल्क के अंदर। आप ये देखिए कि इमरान खान जब जेल नहीं गए थे, इमरान खान ने जब ये जो सो कॉल्ड हमला जो 9 मई हुआ था, जो पाकिस्तान की जेएचक्यू रावलपिंडी पे हमला हुआ था और आईएसआई के जो सेफ हाउसेस पे हमला हुआ था, वो नहीं हुआ था तो इमरान खान 1.5-2 साल तक चिल्लाता रहा, साल भर तक, कि भाई मैं बात करना चाहता हूं। तो कहते थे कि जी शहबाज शरीफ से बात करो, तो वो ये कहता था कि भाई मैं शहबाज शरीफ से क्या बात करूं, ये अर्दली है, ये चेरी ब्लॉसम है, बूट पॉलिश है, मैं इससे क्या बात करूंगा यार? ये जिसकी बूट पॉलिश करता है मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि डिसीजन मेकर वो है, डिसीजन उसने लेना है। तो वो ये कहता था कि आसिम मुनीर से बात करनी है। आसिम मुनीर ने बात नहीं की, बिकॉज आसिम मुनीर को यह पता था कि अगर इमरान खान से बात करेंगे तो इमरान खान जो है लॉजिक में बात करेगा और इमरान खान के सामने मेरा कद छोटा हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान का फिगर जो है, पॉलिटिकल फिगर या एज अ नेशनल फिगर, उसका जो कद है इमरान खान का, वो आसिम मुनीर से कहीं बड़ा है। तो एक मदरसा छाप, एक आसिम मुनीर और एक नेशनल हीरो जिसने वर्ल्ड कप जिताया है, जिसने पाकिस्तान को कैंसर हॉस्पिटल दिया। अभी पीओजेके की बात हो रही थी, पीओजेके में जो लोग जनता प्रोटेस्ट कर रही है 2 साल से और मारी जा रही है, वो मांग क्या रहे हैं आपको पता है? पीओजेके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, पूरे पीओजेके में एक सीटी स्कैन मशीन नहीं है, एक सीटी स्कैन मशीन नहीं है। वो उनकी 15 डिमांड में एक डिमांड ये कि हमको सीटी स्कैन मशीन दो। उनकी डिमांड क्या है? हमारे मोबाइल के टावर लगाओ। हम 4G का पैसा देते हैं, हमको 2G स्पीड भी क्यों नहीं मिल रही? ठीक, कह रहे लाहौर में बैठा हुआ आदमी 4G का रिचार्ज कराता है, उसको 4G की स्पीड मिलती है। मैं पीओजेके का रहने वाला हूं और मैं 4G का रिचार्ज कराता हूं, मुझे स्पीड 2G की मिलती है। आरजू बैठी है, आरजू से पूछिए, आरजू तो गई थी वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट करने। वहां पे इन्होंने जब ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो वहां पे क्या जनता ने, लोकल जनता ने क्या बताया था इनको कि यहाँ पे फौज जो है, फौज टेलीकॉम कंपनियों को टावर लगाने ही नहीं देते। टावर टेलीकॉम कंपनियों वालों से आरजू ने पूछा कि आप क्यों नहीं लगाते? उन्होंने कहा कि भाई हम तो लगाना चाहते, ये नहीं लगाने देते हमको। तो आप ये सोचिए कि इतनी सी चीज के लिए, तो जिस आदमी ने पाकिस्तान को आज से 30 साल पहले कैंसर हॉस्पिटल दे दिया, जिस देश में पीओजेके की जनता एक सीटी स्कैन मशीन को जो है के लिए गोलियां खा रही है 2 साल से, सड़क पे बैठी हुई है, इंडिया की रॉ की एजेंट बन गई है, वो गद्दार कही जा रही है। ठीक है आरजू, तो इतना सब कुछ झेल रही है, तो वैसे आदमी के सामने आसिम मुनीर की क्या हैसियत है? ठीक है आरजू, इमरान से डरते हैं वो सबको मालूम है कि भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या फिर लोगों के बीच में उनका जो रसूख है, जो रुतबा है, वो अलग है। और वो हमने देखा भी कि जिस तरह से इमरान को जेल के अंदर क्या कुछ किया जा रहा है, जो बेसिक राइट्स हैं वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं पीओजेके पे आती हूँ यहाँ पर। वैभव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी बात कंप्लीट करें। एक पॉइंट मैं बस ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज। आप ये देखिए कि वो इंसान, उसका माइंडसेट सोचिए कि वो किस माइंडसेट का आदमी है। इमरान खान एक आंख से अंधा हो चुका है। उसकी बहनें पिछले 7 महीने से चिल्ला रही हैं कि खान साहब की एक आंख से पानी गिर रहा है, उनका इलाज कराना है, उनका इलाज कराना है। इस आदमी ने उसका इलाज नहीं होने दिया, उसको हॉस्पिटल नहीं आने दिया।
अब उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता, वो एक आंख से कंप्लीटली अंधा हो चुका है। ये कंफर्मेशन उसकी बहनों ने, उसकी सब सारे लोगों ने कर दिया कि ही इज ब्लाइंड विद फ्रॉम वन आई। आप सोचिए, और आप जिस आवाम की आप बात कर रही हैं, आप उस आवाम की बेहिसी देखिए कि उसी आवाम का जो नेशनल हीरो था उसको एक आंख से अंधा हो चुका है, और वो आवाम जो है वो सड़क पे निकल नहीं सकती बिकॉज गर्मी बहुत पड़ रही है। तो ऐसी जो मुल्क होते हैं ना, जहां पे ऐसी कौमें होती हैं, ऐसे लोग रहते हैं, तो उनका पता नहीं होता है। ये तो आरजू से हम लोग उनका कई सवाल बार भी क्या कह आता है? चुके हैं कि भाई सड़क पे क्यों नहीं निकलते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों वहां पर एक क्रांति नजर नहीं आती है। ये बात तो अभी शोएब साहब ने भी कही, ये बात तो हम आरजू से कई बार कह चुके हैं। लेकिन आरजू इस बात का भी जवाब दीजिएगा वैभव की। लेकिन सबसे पहले हम पीओजे के पे बात करना चाहूंगी। आपने वेबन में जिक्र किया आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी। भाई आप जब बगल में देखते होंगे कि कश्मीर के अंदर किस तरह से मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली आती है, 5G नेटवर्क है, सब कुछ अच्छा है, और एक तरफ पीओजे के है, वहां पर क्या हालात हैं। जाहिर सी बात है, आप कब तक आप दबाव बना के इस्लाम के नाम पर या किसी भी और तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करते रहेंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है। वहां पर ना तो इंटरनेट ठीक चलता है, ना ही मोबाइल सिग्नल्स आते हैं मोबाइल कंपनीज वालों ने। बल्कि कई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि उनके लिए बात की जाए। और वहां जब मैं गई थी तो मेरी भी 3 दिन यहाँ अपने घर पे बात नहीं हो पाई थी। और उसकी रीजन यही थी कि वहां पर इंटरनेट ठीक नहीं चलता, वहां पे लोगों को बात नहीं करने दे रहे। और जो मार्केट वगैरह जहां पर मैं गई थी लोगों से बात करने, उन्होंने कहा कि जी हमें एजेंसी वालों ने मना किया है कि मीडिया से बात ना करें। हम लोग तो अपने कैमरा और बाकी चीजें भी ऐसे लेकर गए थे जैसे हम पाकिस्तानी मीडिया नहीं इंडियन मीडिया है, कि छुप छुपा के कैमरास रखे थे और जिस तरह से हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वो जगह जगह रोका जा रहा था, टोका जा रहा था, ये सब कुछ चल रहा था। तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो इमरान खान की बात वैभव कर रहे हैं, वो तो इमरान खान को कौन सा पब्लिक लेकर आई थी। और इमरान खान जब तक पावर में थे उन्होंने कब कहा कि गलत हो रहा है, कब उन्होंने कहा कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट दबाती है। भुट्टो साहब के जमाने से लेकर इमरान खान तक या शहबाज शरीफ तक सभी जानते हैं पाकिस्तान में हुकूमत किसकी होती है, पाकिस्तान कौन चला रहा है। हाँ, जब ये लोग चले जाते हैं, इन्हें जेल में डाल देते हैं या फांसी के लिए रख देते हैं, तब अचानक इनको याद आता है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसा कर रही है या पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ये कर रही है और इनके पास पावर नहीं है। लेकिन जब ये पावर में होते हैं तब तो ये हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से इन्होंने ही इन लोगों को लाकर आगे किया है। और इस वक्त भी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज में रेस लगी हुई है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और इसी के लिए बिल्कुल बूट पॉलिश भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने भी यही किया था, इमरान खान इनसे कोई अलग नहीं है। नहीं, दूध का धुरा कोई भी नहीं होता है। लेकिन आरजू, इमरान खान ठीक है, वो भी कोई नहीं थे, लेकिन सबने तो डील ले ली ना। डील लेके कोई दुबई चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है ना। लेकिन कम से कम मेरा इमरान एक छोटा सामने सा तो खड़ा point हुआ है है ना। मेरा। जी जी प्लीज बोलें। मेरा पॉइंट ये है कि आरजू बिल्कुल ठीक कह रही है, और इमरान खान तो पहले वजीर आजम में जिन्हें ये एजाज हासिल है कि उन्होंने आर्मी चीफ को कौम का बाप भी बता दिया था कि आर्मी चीफ जो होता है वो कौम का बाप होता है। ठीक है, तो वो तो खैर मैं उसमें नहीं जा रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर के, या इवन फॉर दैट मैटर आप चले जाइए ना, कि उससे भी पहले चले जाइए, तब से लेकर के आज तक जितने भी आए हैं सभी तो उनके लाए हुए हैं ना। भाई अयूब खान को डैडी कहता था ना जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि जमहूरियत का और सोशलिज्म का सबसे बड़ा पैरोकार था पाकिस्तान में। अभी आर्दशर कावस जी की बात की इन्होंने, उसकी शिप बिल्डिंग कंपनी को नेशनलाइज किसने किया था, उसके खिलाफ ज्यादा आर्टिकल किसने लिखे, उसी कावस जी को। आप सोचिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने 9 महीने जो है जेल में बिना किसी रीजन के, बिना FIR के रखा था। बात वो नहीं है मेरे कहने की, मतलब कि ये सारे के सारे फिरौन बन जाते हैं सत्ता में आने के बाद, बट अब आपके पास वही स्टॉक है तो आप उसी स्टॉक में डील करेंगे ना। अब मैं कहां से वहां पे एक जनता का चुना हुआ जेन्युइन नुमाइंदा ले आऊं? मतलब यू हैव टू पिक द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। आरजू क्या करें भाई, सब में यही ठीक लग रहा है। आप कुछ ये कर नहीं सकते ना। इन्होंने खुद ही जैसे कहते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतना पावरफुल कर दिया है कि अब इनकी भी आगे नहीं चलती। और आवाम क्यों नहीं हिलता, अपने घरों से बाहर क्यों नहीं आता है? आता भी है तो एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, उसके बाद फिर गायब हो जाता है। ये बहुत अजीब बात है, इसलिए कि यहाँ पर तो हम लोग कहते हैं ना कि अगर कीड़े मकोड़ों को भी अगर हवा बंद कर दें तो वो बाहर आ जाते हैं अपने बिल से। लेकिन हमारी पब्लिक नहीं निकलती। वो थोड़ी बहुत जो निकली थी एक जमाने में इमरान खान के लिए, वो 10-10 साल के लिए जेलों में चले गए। तो वो कहते हैं भाई जैसे चल रहा है चलने दो, हमारे अकेले के कहने से तो कुछ होगा नहीं, ये सोचकर सब बैठे रहते हैं। गिव अप करा हुआ है, कोई क्रांति की उम्मीद ना रखे हम लोग। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं। ठीक है मेजर जनरल सिवात साहब, क्रांति की उम्मीद पाकिस्तान के आवाम से तो न रखी जाए, लेकिन पीओजे के में तो बिल्कुल क्रांति की आवाज बुलंद हो रही है। तस्वीरें जितनी भी
वहां पे नेटवर्क नहीं है, दमनकारी नीति है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और जो वो हालात हैं, अब हिंदुस्तान कब तक कहता रहेगा कि हम पीओके पे बात करेंगे? अब बात कश्मीर पे नहीं, पीओके पे होगी। हमें भी तो रिएक्ट करना है ना, हमें भी एक्ट करना है। और कितना हम वेट कर रहे हैं कि मोमेंटम बने? हाँ बिल्कुल, देखो पिनाज, इससे पहले जो बात हम पाकिस्तान आर्मी की कर रहे थे, सच्चाई है हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर जो असली पावर है इस्लामाबाद से नहीं बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलकोट से। और दुख की बात यह, पाकिस्तान में आर्मी या तो आगे से रूल करती है या पीछे से। अभी 75 से 76 साल के बीच में जो इन्होंने ज्यादातर टाइम खुद इन्होंने रूल किया, अब उनको समझ आ गया है कि इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मुखड़ा रखो जो सिविल गवर्नमेंट का, मगर असली पावर फौज के पास। आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा पावरफुल कोई लीडर है पाकिस्तान में तो आसिम मुनीर है। शहबाज शरीफ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर जो आपका देखें डोनाल्ड ट्रंप भी या जेडी वैंस किससे बात करते हैं? आसिम मुनीर से। ये दुख की बात है, जब तक पाकिस्तान फौज के क्रचिज से नहीं निकलेगा पाकिस्तान कभी भी नहीं उभरेगा। अब पीओजेके की बात है। हाँ सर, वो उभरे ना उभरे, हम तो अपना देख लें। हाँ बिल्कुल, हम पीओजेके में देखें हालात क्या है। देखो पीओजे के अंदर जो उनकी मेन नदी है, जिसको भारत में किशन गंगा बोलते हैं, नीलम नदी, उसका मुख मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। वहां पर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद मंगला डैम में बिजली पैदा होती है, पहले बिजली पंजाब में जाती फिर आती है, 10 गुना ज्यादा उनको रेट दे जाते हैं। सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। स्कूल कॉलेजेस बहुत कम है वहां पर। तो ये सच्चाई है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो बढ़ाती है। इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 53 सीट में से 12 सीटें वो रिफ्यूजी सिवात साहब, हमें क्या करना है? आपका फौजी दिल क्या बोल रहा है? हमें क्या करना है? वहां जो कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। हाँ देखो, मुझे लगता और पेशेंस रखनी है अभी हमें। बिल्कुल, देखो मुझे लगता है इशारा काफी है। पाकिस्तान खुद अपने वेट से टूटेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस हालात में पाकिस्तान आज है वहां पर सिविल वार होने वाला है, और अगर होता है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा। ये आवाज वहां से आ रही है, ये हम तो कह ही रहे हैं, हम इशारा काफी है। मैं ये कहूंगा कि ये समय दूर नहीं जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। ठीक है आरजू, मतलब किसी को कुछ करनी नहीं है। आपके हुक्मरानों ने, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने और आवाम की उदासीनता ने इतना माहौल अच्छे से तैयार कर दिया है कि अपने आप ही पाकिस्तान का वजूद नक्शे से मिट जाएगा। किसी को कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है बस। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नक्शे से मिट जाएगा या ऐसा कुछ होगा। पाकिस्तान रहेगा और ये रखेंगे भी, इसलिए कि अगर नहीं रहा तो फिर ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कहाँ के आर्मी चीफ या कहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो इसलिए ये लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे थोड़ा सा संभाला मिल जाए, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए, और ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब बलूचिस्तान जो अपने लिए अलग प्रांत मांग रहा है, पीओजे के कह रहा है कि हमें और नहीं भाई बस अब आज़ादी चाहिए। हाँ, हिंदुस्तान कह रहा है कि हम अब बात सिर्फ उसी पर करेंगे और लेकर भी रहेंगे। तो फिर ऐसे में क्या बचेगा? पंजाब, पाकिस्तान पंजाब? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ना बलूचिस्तान अलग हो पाएगा और ना ही बाकी प्रोविंसेस। लेकिन ये जरूर है कि अब हालात खराब से खराब होते चले जाएंगे। इससे ज्यादा अलग होने वाला कुछ लगता नहीं है कि कोई अलग हो पाएगा या किसी को कुछ भी राइट मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि ये इसी तरीके से जोर जबरदस्ती से अपनी बात लोगों के सरों पे डालते रहेंगे और इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनके साथ अमेरिका है, इनके साथ बाकी की जो पावरफुल नेशंस हैं, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो, जो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए ये पाकिस्तान को ऐसे ही रखेंगे। वैभव, कब तक अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का कब तक खाता रहेगा पाकिस्तान? और अमेरिका से खुद का घर तो संभाल नहीं रहा, इनको कब तक संभालते रहेंगे, कब तक पालते रहेंगे? वो तो कहते हैं वेंटिलेटर है हमारा, जब हटा दो तो मतलब पूरी कहानी अमेरिका पे आके घूम फिर के टिक जाएगी। नहीं, अमेरिका भी है और सऊदीज भी यहाँ पे। समझिए कि आप देखिए, दुनिया में भाड़े की फौज सिर्फ एक है और वो पाकिस्तान आर्मी है। तो उनको, अब सऊदीज को भी पता है ना कि जब उनको जरूरत पड़ेगी तो उनको लड़ने के लिए जो जिहादी चाहिए या जो फौजी चाहिए। अभी आप देखिए ईरान के साथ जब क्लैश हुआ तो उन्होंने अपना एक स्क्वाड्रन एयरफोर्स का, जबकि आपको पता है कि इंडिया के साथ रिश्ते किस नहज में खड़े हैं, उसके बावजूद एक स्क्वाड्रन उठा के भेज दिया। ठीक है, 15,000 फौजी भेज दिए।
तो ये सब काम उनके लिए और कोई नहीं करेगा, तो सऊदीज भी उनको सपोर्ट करेंगे। और जहां तक अमेरिकन बात है, तो भाई आप देखिए ना, सीटो सेंटो से आप शुरू हो जाइए, और वो मुल्क बनाया ही डर्टी जॉब करने के लिए गया, वो कोई नेचुरल स्टेट तो है नहीं। नेचुरल स्टेट होता तो आज तक सस्टेन करता। इंडिया जब बना था तो 1947 में जो भारत का साइज था, भारत आज उससे ज्यादा फैला जी। है और बृहद हुआ है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा है। पाकिस्तान जो है उसका आधे से ज्यादा मुल्क तो बांग्लादेश बन चुका है 25 साल के अंदर ही। और दूसरा, उन्होंने जो बेसिकली उनका जो पर्पस था कि भाई जो जी। सेंट्रल एशिया और जो ओशन है, अरेबियन सी है, इसके बीच में जो उनको एक बफर स्टेट चाहिए जहां से वो बिल्कुल। सेंट्रल एशिया को भी वॉच कर सके, वेस्ट एशिया को भी मॉनिटर कर सके, और ईरान जैसे कंट्रीज को भी मॉनिटर कर सके। तो ये सब कुछ करने के लिए उनको जो एक बेस चाहिए वो पाकिस्तान ठीक है। प्रोवाइड करता है। आप एक देखिए, क्लोजिंग रिमार्क बस अफगानिस्तान- आरजू से लेती हूँ। आरजू, जो कुल मिला के वैभव की बात मैं समझ पाई, एक आर्टिफिशियल मुल्क, एक डंपिंग यार्ड। मेरे ख्याल है वैभव मुझसे ज्यादा पाकिस्तान को जानते हैं, और जब मैं इनको सुनती हूँ तो बहुत सी चीजें मुझे भी नहीं पता लगती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो कह रहे हैं तो डेफिनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, उनको शायद अकल नहीं आ रही है। उनको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा पाकिस्तान से हमदर्दी होनी चाहिए, या पाकिस्तान की पब्लिक से, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए आरजू, हमारे साथ इतनी बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए तमाम मुद्दों पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैभव, मेजर जनरल सिवाच, आपका भी शुक्रिया। निसार अहमद सरजई जी और हमारे साथ बांग्लादेशी पत्रकार इस वक्त शोएब चौधरी साहब जुड़े, आप सभी का इस पैनल में जुड़ने के लिए शुक्रिया।